मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने होमवर्क दिया था जिसमें शब्दार्थ, स्वाध्याय और स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये नोटबुक में लिखने के लिए दिया था। तो ये आपका हो गया है। चलो सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर बूढ़ी काकी, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। और इसी चैप्टर से रिलेटिव मैं यहाँ पर होमवर्क दूंगी आज नोटबुक में करने के लिए। तो पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में इस होमवर्क के बारे में जानेंगे। तो बूढ़ी काकी चैप्टर 2 प्रेमचंद जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि इसमें प्रेमचंद जी ने बताया है कि बूढ़ी काकी चैप्टर में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जो बूढ़े होते, जो बुजुर्ग होते हैं घर में। किस तरह से आजकल बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको अनाथ आश्रम या ऐसी जगहों पर भेजने की कोशिश करते हैं या भेज देते हैं, या घर में ही रहकर उनकी देखभाल न करके उनको बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। तो उन वृद्धों की तरफ प्रेमचंद जी ने हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें हमेशा बुढ़ापे में बस खाली हम लोगों से यानी बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा उन्हें उपेक्षा ही मिलती है, और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। मतलब वो हमेशा अपनी लाइफ में यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा या हमारी फैमिली कल हमको बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, और अपने आनंद के बारे में ही वो हमसे कोशिश करते हैं कि हमें इनसे आनंद प्राप्त होगा। यह मूल कहानी इसी पर आधारित है कि किस तरह से आजकल बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी होती है। तो स्टार्ट चैप्टर बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। ये हमको पता है कि जो हमारा बुढ़ापा है वो हमारे बचपन की ही एक रेखा होती है। बचपन के जैसे ही उसका पुनरागमन बताया गया है, यानी पुनः वही अवस्था जो बचपन में होती है। बचपन में जिस तरह से बच्चों के दांत नहीं होते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ों की तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है उनकी, उसी तरह से बुढ़ापे में भी बुजुर्गों के जब दांत नहीं होते हैं तो उनके लिए भी हमें खाने पीने का एक टाइम टेबल फिक्स करना होता है, एक नियम बनाना होता है। जब बच्चा छोटा होता है वो चलने फिरने में असमर्थ होता है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। उसी तरह से जब बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, जब बूढ़ा होता है तो उसकी भी हड्डियाँ उसी प्रकार मजबूत नहीं होती हैं, कमज़ोर हो जाती है, वो चल फिर पाने में असमर्थ होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी, और न अपने कष्टों को की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। अब इसमें जो बूढ़ी काकी हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको जीभ के अलावा, सबको पता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो बचपन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने खाने पीने का सही से स्वाद जो होता है उनको मिलता रहे, वो यही कोशिश करते हैं। और वो कोशिश इस चैप्टर में जो बूढ़ी काकी है वो बस खाली किसी से कोई भी लेना देना नहीं था, ना परिवार में क्या हो रहा है वो भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका बस खाली एक पेट था जो वो हमेशा भूख के लिए तड़पती थी, व्याकुल हो जाती थी, तो वो उस पेट को भरने के लिए ही कोशिश करती थी। तो उनको स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के अलावा, वो रोने के अलावा और कोई काम नहीं करती थी। जब उनको हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था या वो बहुत दुखी होती थी तो वो बूढ़ी काकी रोने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं रहता था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता था, उसकी मात्रा कम होती थी, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती थी तो उनको नहीं मिलती थी तो वे रोने लगती थी। उनका रोना ससकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ करके रोती थी। अब जैसा आपको बताया जा रहा है कि बुढ़ापे में उनकी जो समस्त इंद्रियाँ थी, जो मांसपेशियाँ थी, वो सब बिल्कुल जवाब दे चुके थे। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, वो चल
पड़ी रहती थी और बातचीत सुनती रहती थी परिवार वालों की, और अपना जो कुछ बोलती थी तो वो उनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। और ऐसा करते करते बात करते समय या ऐसा कभी दिन आता था कि उनके भोजन का समय था, वो भी कभी कभी टल जाता था, तो वो भूख के मारे रोने लगती थी। और जब मार्केट से बाजार से कोई वस्तु बाहर से खाने पीने की आती थी, कोई अच्छी वस्तु अलग से, तो वो भी उनको मिलती नहीं थी। घर पे जो रूखा सूखा पड़ा रहता था वही उनको भोजन के रूप में दिया जाता था। वो सब देखकर वो रोने लगती थी, और उनका रोना भी कोई साधारण रोना नहीं था, वो जोर जोर से बच्चों की तरह रोती थी। उनका रोना साधारण नहीं था। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। हाँ, उनके पति का क्या हुआ था कि जब उनके पति की डेथ हुई वो समय बहुत गुजर चुका था। बेटे तरुण वो होकर चल बसे थे, और जो उसके बेटे थे वो बेटे होकर भी उसके साथ में ना के बराबर थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो अपनी वसीयत धीरे धीरे करके सब अपना काम अपने बड़े बेटों के सौंप देते थे। वही उन्होंने किया था। उनको लगने लगा कि बुढ़ापे में मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी सब कुछ अपने बेटे और भतीजे के नाम कर दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। लेकिन बुद्धिराम जो उनके बेटे थे उन्होंने सारे मतलब वसीयत लिखाते समय उन्होंने क्या किए कि अपनी माँ से बहुत लंबे चौड़े वादे किए, हम ऐसा करेंगे, हम तुमको कभी दुखी नहीं होने देंगे, आपकी मुसीबत हमारी मुसीबत होगी, ऐसे सब वादे करके सारे चेक ले लिए। अभी लंबे चौड़े वादे करने के बाद वो लोग एकदम मुकर गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। बताया जा रहा है कि उनके पास इतनी संपत्ति थी कि अगर वो चाहती तो अपना बुढ़ापा बड़े आराम से गुजार सकती थी, लेकिन अभी उस संपत्ति का उनको आधा भी, एक हिस्सा भी मिलता नहीं था, और वो भूखे रहने पर मजबूर होने लगी। उनके लिए पेट भर भोजन भी घर पर मौजूद नहीं होता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। अब लड़कों को भी लगने लगा था कि सारी संपत्ति तो उनके हाथ में ही आ गई है, अब उनके पास माता पिता के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो और भी उनको उस बूढ़ी काकी को चिढ़ाया करते थे और भी ज़्यादा सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भागता था, कोई उन पर कुल्ली कर देता था। काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए ही रोती थी। अब सारे बच्चे भी उसके घर में और घर के जितने भी लोग थे उसको चिढ़ाते रहते थे। सारा दिन उसको बच्चे चुटकी काट कर भाग जाते थे, कभी उसके ऊपर पानी का कुल्ली कर देते थे, तो वो चीख मार मार कर जोर से रोने लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बूढ़ी काकी को भी उन लोगों के कष्टों को सहने की आदत पड़ गई थी। वो उन लोगों के जितने कष्ट होते थे उसको सह लेती थी, बस खाली वो खाने के लिए ही रोती थी। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन उनकी चिल्लाहट को, उनके रोने को कोई भी सुनने वाला उस घर में नहीं था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अगर उस फैमिली के मेंबर में अगर कोई व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान देने वाला था या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, उनकी तकलीफों को जानने वाला, तो उसमें बुद्धिराम की जो सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम लाडली था, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लेकिन लाडली करती भी क्या, क्योंकि लाडली को अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों से बहुत डर लगा रहता था, क्योंकि जब वो बूढ़ी काकी के पास बैठती थी या बूढ़ी काकी को कुछ भी खाने पीने की वस्तु देती थी तो वो बच्चे जाकर अपने पेरेंट्स से शिकायत कर देते थे, जिसकी वजह से लाडली को भी कष्ट सहना पड़ता था, डांट खानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी वो अपने हिस्से का दिया हुआ भाग अपनी बूढ़ी काकी के पास ही आकर खाती थी और उसको भी खिलाती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी और वहीं उसको अपनी दादी के बगल में ही रहना अच्छा लगता था, लेकिन ये गोद मतलब दादी की जो गोद, दादी की जो छाया थी वो उसको बहुत महंगी पड़ती थी। तथा भाइयों के अन्य
लेकिन इतना कष्ट होने के बावजूद भी लाडली हमेशा अपनी दादी के पास रहती थी और अपने भाइयों से कहीं अधिक सही थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यही भावना स्वार्थ की दिखती है कि सब तो स्वार्थी थे, लेकिन लाडली के अंदर बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। अब उस समय का समय है जब कोई कार्यक्रम था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, बहुत भीड़ भाड़ थी और बच्चों के नेत्रों में नाच गाने का रसास्वाद भरा हुआ था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। आज पता है कि आज उसके घर में क्या था कि बुद्धिराम का जो बड़ा बेटा था मुखराम, उसका तिलक था या उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी, होगा मेहमानों के भोजन का प्रबंधन कर रही थी, भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी, घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब इस समय का वातावरण कि घर में उसके लड़के का तिलक चल रहा है और तिलक में चारों तरफ उत्साह भरा हुआ था। कि जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि शादियों में अक्सर क्या होता है तिलक में, तो वो सब कार्यक्रम चल रहे थे, चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी खाने पीने की। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, लेकिन बूढ़ी काकी को उनकी जो एक कोठरी थी जिसमें उनको डाला गया था, जिसमें वो पड़ी रहती थी, वो उसमें ही पड़ी थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, लेकिन वो जब अपनी कोठरी में पड़ी थी तो जो माहौल में फैली हुई सुगंध थी, वो सुगंध उनके कमरे तक आ जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। वो खाने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और वो यही सोच रही थी कि इतनी देर हो गई और मेरे लिए अभी कोई खाना लेकर आया क्यों नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सब के डर से वो रो नहीं सकी। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको पता है वो अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन घर में कोई अपशगुन और ऐसा वो नहीं चाहेंगे। वही बूढ़ी काकी भी कर रही थी। वो उसने सोचा कि मैं अपनी भूख को थोड़ी देर कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन रो नहीं सकती। अगर मैं रोऊंगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अपशगुन कर रही है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल। अब बूढ़ी काकी ने अपना दिमाग लगाया और वो लेटकर सोचने लगी कि क्यों ना मैं लेटकर उस खाने के बारे में थोड़ा सोचूं। वो कल्पना करने लगी कि पूड़ी शायद लाल लाल होगी, फूली हुई होगी, नरम नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन होगी, इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिल जाती तो जरा देख लेती खा के, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कढ़ाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। अभी उसको मन में इतना उसकी भूख लग गया कि वो धीरे से सरकती हुई पैरों के बल जाकर जहाँ पर पूड़ियाँ छन रही थी वहाँ पर जाकर बैठ गई। और यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। और वहाँ पर बैठकर वो उस कुत्ते की भांति लग रही थी कि जो कुत्ता भूख के मारे करा के दरवाजे के सामने बैठा होता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने चैप्टर 2 का पेज नंबर 2 के ये पैराग्राफ पढ़े। अब हम कंटिन्यू सेकेंड वीडियो में आगे पेज नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि चैप्टर से रिलेटिव आपकी जो होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको करने हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है इसमें शब्दार्थ, मुहावरा, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में। थैंक यू।